हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 एसएसटी का रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। ठीक है, जो पॉलिटिकल मैप आज आप इंडिया का देखते हो वास्तव में वो वैसा मैप नहीं था। ठीक है, 11th सेंचुरी से ही हमारा मैप जो है वो चेंज होता आया है। ठीक है, आज हम देख रहे हैं 28 स्टेट्स इंडिया में है ना, 8 यूनियन टेरिटरीज आप फाइंड करते हैं। ठीक है, ये मैप जो था इंडिया का इस तरह का नहीं था। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इस तरह का मैप जो आज आप देखते हो कैसे कैसे बनता आया। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को बहुत ही इजी वे में ट्रिक्स के साथ लर्न करेंगे। मेरा काम आपको सिर्फ समझाना नहीं है चैप्टर को, आपको चैप्टर को साथ साथ में लर्न कराना है विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। ठीक है, ट्रिक्स जो है आपकी मेमोरी ट्रिक्स जो है आपकी मेमोरी में फिट कराना, ताकि आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ आए, समझ के साथ साथ आपको लर्न भी हो जाए। ठीक है, तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं आप। ठीक है, मेरे साथ चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना है। इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ इतना हमने बढ़ा चढ़ा के नहीं किया हुआ है, बिल्कुल लिमिटेड, ताकि आपके जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो भी क्वेश्चन वहां आएगा आप उसको इजीली से टैकल कर पाओगे। हम इस चैप्टर को समझेंगे ही इस तरह से कि हमारे जो क्वेश्चन साथ साथ में है वो भी होते जाएंगे, और मैं आपको क्वेश्चंस दिखाती भी जाऊंगी कि यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा आपको और आपको किस तरह से उसको आंसर करना है। ठीक है, चलो मेरे साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये इंडिया का मैप है आपका। ठीक है, ये आज का ही मैप इस तरह का ही आपको दिख रहा है। ठीक है, ये ऊपर का जो एरिया है, ठीक है, ये ऊपर का एरिया जो है ये है सेंट्रल एशिया का। ऊपर सेंट्रल हमारा इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है, राइट। तो ये ऊपर का जो हिस्सा है ये सेंट्रल एशिया है। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ और ये नॉर्थ वेस्ट का एरिया है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट का एरिया इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हमें इस एरिया की नीड है। ठीक है, अब हम ध्यान से देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में दिल्ली सल्तनत को ठीक से पढ़ना है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत को जानने से पहले कि दिल्ली सल्तनत कब स्टार्ट होती है, उससे पहले इंडिया का क्या हाल था, हम 11th सेंचुरी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फ्रॉम द 11th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। 11th सेंचुरी से पहले हमारे इंडिया जो था उसमें ये सारी किंगडम्स जो है, ये बहुत बड़ी बड़ी किंगडम्स हैं। ठीक है, ये राज करती थी, मतलब रूल करती थी। ठीक है, तो हम इसको चैप्टर को एक कहानी की तरह ही समझेंगे। ठीक है, तो हमारी इंडिया में नॉर्थ में जो थे ये राजपूत थे, राजपूतों की किंगडम थी, राजपूत राज करते थे। ठीक है, राज करते थे। ठीक है, राजपूत। और यहाँ देखो, यहाँ आपको गंगा प्लेन्स, आपको पता है ये प्लेन एरिया है, यहाँ गंगा रीजन है, यहाँ हमारी गंगा माता आकर के यहाँ मिल जाती है ना, तो इसको कहेंगे गंगास रीजन। ठीक है, गंगास। तो यहाँ पे जो रूल किंगडम करती थी उसका किंगडम का नाम था गंगास। ठीक है, तो ऊपर थे राजपूत, गंगास, फिर चालुक्यास, फिर यादवास, ककतियास, होसालास, चोलास, पांड्यास। ठीक है, एक बार मैं फिर से नाम बोलूंगी, उसके बाद मैं आपको ट्रिक लर्न करवाऊंगी कि कैसे आपने इनके नाम याद रखने। ठीक है, नॉर्थ में राजपूत थे, यहाँ ईस्ट में आ जाओगे तो गंगास। ठीक है, और यहाँ वेस्ट में आ जाओगे तो यहाँ चालुक्यास। वर्ड को बोलो मेरे साथ साथ, चालुक्यास, यादवास, ककतियास, होसालास, चोलास, पांड्यास। ठीक है, अब हम उनको याद करेंगे। ठीक है, तो ये राजपूत हैं। ठीक है, ये तो हम सबको लर्न हो गया है ना, ये गंगास भी हमें लर्न हो गया। ठीक है, ये दो तो हमें लर्न हो चुके। मैम ये नीचे की स्टोरी हमें बता दो, तो हम ऐसे मतलब आपने अपने दिल पे नहीं लेनी है कोई बात, हमें जस्ट ट्रिक सीखनी है कि हम कैसे लर्न करेंगे चीजों को। कोई अपने ऐसे उसको हिट करने के लिए नहीं है किसी को कि किसी को मतलब हम नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम ऐसे पढ़ेंगे कि चलाक यादव, एक चलाक यादव था, ये राजपूत जो थे रोज उसको तंग करने आ जाते थे ऊपर से। ठीक है, राजपूत हैं, राजा लोग हैं, है ना ये। तो हम ये यहाँ पे बोलेंगे कि राजा लोग जो हैं ये रोज यहाँ नीचे ऊपर से नीचे आकर के तंग करते थे। ठीक है, तो अब इसको अदरवाइज नहीं लेना कि हाँ तंग करते थे, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट हमने लर्न के लिए निमोनिक बनाया है। तो ये चलाक यादव क्या करता है, ये चलाक, चलाक मतलब चालुक्यास, यादव मतलब यादवास। ठीक है, चलाक यादव क्या करता है, अपने काका को लेकर, काका मतलब बेटा है ना, बच्चा, राइट, अपने काका को लेकर होशियारी से, होसालास मतलब
होशियारी से चालाक यादव अपने काका को होशियारी से चोला, चोला मतलब आपको पता है झोला जिसको कहते हैं, जिसमें हम कोई भी चीज जो है वो पुट करके तो उसको लेकर जा सकते हैं, है ना। अपने झोला में डालकर पंडियास के पास चला जाता है, मतलब पंडितों के पास चला जाता है कि अब राजा तो यहाँ पंडितों की पूजा ही करते हैं, सेवा करते हैं, तो ये यहाँ नहीं आएगा मेरे काका और मुझे तंग करने के लिए, ठीक है। तो कैसे याद किया हमने, ये राजपूत हैं, राजा लोग हैं, ये इस चालाक यादव के पास इस चालाक यादव अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए चालाक यादव क्या करता है, अपने काका को होशियारी से, हौसला, ठीक है, होशियारी से चोला में डाल के, झोले में डाल के, चोला में डाल के, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, चोला में डाल के, ठीक है, पांड्यास के पास चला जाता है, राइट। तो हमने चालाक से चालुक्य किया, यादव से यादवास किया, काका ककतियास, ठीक है, काका ही है ना ये वर्ड, देखो काका है ना, काका, तो ककतियास, होशियारी से हौसला, ठीक है, हौसला, तो चोला में डाल के चोलास और पंड्यास के पास चला जाता है, मतलब पंडितों के पास चला जाता है। ये हमारी आ गई सारी किंगडम्स जो दिल्ली सल्तनत से पहले 11th सेंचुरी में रूल करती थी, बहुत बड़ी बड़ी किंगडम्स थी ये। अब देखेंगे हम कि ये इतनी सारी सल्तनतें, इतनी सारी किंगडम्स कहाँ चली गई, सब एक दिल्ली सल्तनत बढ़ गई, बड़ी बहुत बड़ी है ना, ये सब कहाँ चली गई, कैसे खत्म हो गई, कैसे इनका डिक्लाइन हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट है, फ्रॉम द 11th सेंचुरी सीई द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट चेंज कॉन्टिन्यूसली। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा पॉलिटिकल मैप बिल्कुल चेंज होता आया है, मतलब सरहदें, टेरिटरीज, ठीक है, ये चेंज होती जाती हैं लगभग, ठीक है। मैनी ओल्ड किंगडम्स क्यों चेंज हो जाती हैं, क्यों, मेन रीजन हम इसका पढ़ेंगे कि लड़ाई, है ना, लड़ाई झगड़े करेंगे, राजा बोलेगा कि हाँ भाई मैं दूसरे राजा को हरा दूंगा, इसकी किंगडम भी मेरी हो जाए, है ना, कोई कमजोर है वो हार जाएगा, है ना। फिर फॉरेन इन्वेडर्स भी आने शुरू हो गए, कहाँ से, यस यहाँ से, नॉर्थ वेस्ट वाली साइड से, ठीक है, ये सब कुछ मैं लर्न कराने लगी हूँ आपको, आप जस्ट वेट करो, ठीक है। मैनी ओल्ड किंगडम्स डिक्लाइन, बहुत सारी ओल्ड किंगडम्स जो है ये सब रीड करेंगे हम, समझेंगे, उसके बाद मैं आपको लर्न करा दूंगी। मैनी ओल्ड किंगडम्स डिक्लाइन एंड सेवरल न्यू किंगडम्स इमर्ज, बहुत सारी पुरानी किंगडम्स जो हैं ये खत्म हो जाती हैं, डिक्लाइन हो जाती हैं, और न्यू इमर्ज हो जाती हैं, नई नई बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। दीज चेंजिंग टुक प्लेस बिकॉज ऑफ, अब ये चेंजेस जो हैं, किसी का डिक्लाइन हो जाना, खत्म हो जाना, किसी का जन्म हो जाना, जन्म मतलब किंगडम का स्टार्ट हो जाना, न्यू किंगडम का स्टार्ट हो जाना, ये किसके कारण था, पहला लड़ाइयां, सबसे बड़ा कारण, वॉर्स, ठीक है। दूसरा ये इन्वेडर्स जो आते थे, ये यहाँ से जो आते थे ये हमारे कोई भले के लिए थोड़ी ना आते थे, हमें लूटने आते थे, लुटेरे थे ये, ठीक है, कुछ लूटने के पर्पस से आते थे और कुछ कहते थे हम क्या करेंगे, हम तो यही राज करेंगे, ठीक है, हम इनके ऊपर राज करेंगे, ठीक है। तो ये इन्वेडर्स जो आते थे इनकी वजह से नई सरहदें बनी हमारे हिंदुस्तान में या इंडिया में, ठीक है, कॉन्क्वेस्ट करने के लिए, और एक्सपेंशन ऑफ पावरफुल रूलर्स जो थे वो अपना एरिया एक्सटेंड करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, और अपने आप को बलशाली बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए, है ना, तो ये लड़ाइयां लड़ते थे। तो इसीलिए ये जो चेंजेस हैं, ये इसके साथ लड़ेगा, ये इसका हिस्सा ले लेगा, तो ये बड़ा हो जाएगा, है ना, एरिया बड़ा हो जाएगा। अब क्या लिखा है फोर्थ पॉइंट, द नॉर्थ वेस्ट पासेस सर्व्ड एज मेन गेट, जो ये नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा था यही इनका गेट था, द्वार था, जहां से ये एंटर करते थे, कौन, बाहर के इन्वेडर्स, ठीक है। गेटवे थ्रू विच फ्रॉम द सेंट्रल एशिया के जितने भी ऊपर का हिस्सा है आपका, वहां की जो किंगडम्स थी वो यहाँ से नॉर्थ वेस्ट एरिया से एंटर करती थी इंडिया में, ठीक है। सम केम टू प्लंडर वेल्थ, कुछ लुटेरे थे, वेल्थ लूटने आते थे, ठीक है। अदर्स केम टू एस्टैब्लिश देयर ओन किंगडम, कुछ आते थे कि हम अपनी किंगडम एस्टैब्लिश करेंगे, हम यहाँ के लोगों को हराकर, यहाँ के राजा को हराकर अपना शासन क्रिएट करेंगे, ठीक है। और कुछ क्या करते थे, सम इंडियन रूलर्स, कुछ इंडियन रूलर्स भी, ये देखो ये आपस में लड़ेंगे, ये इसको हरा देगा, ये इसका एरिया ले लेगा, ठीक है, इस तरह से। सम इंडियन रूलर्स ऑल्सो फॉट, ये टी लगा लो यहाँ पे, फॉट ईच अदर, फाइट करते थे, मतलब
एक दूसरे के साथ, टू एक्सपैंड देयर टेरिटरीज, ताकि हमारा एरिया बड़ा हो सके, हमारी किंगडम बड़ी हो सके, ठीक है, और स्ट्रेंथन देयर किंगडम, हमारी जो किंगडम है वो बलशाली हो सके, ठीक है, स्ट्रेंथन करने के लिए। अब क्वेश्चन जो है आपको ये सब चीजें जो हैं ये इन 4 पॉइंट्स में है, ठीक है, आपको किस तरह से लर्न करना है। व्हाई डिड इंडियाज पॉलिटिकल मैप चेंज, यही क्वेश्चन है आएगा आपको पेपर में। क्या क्वेश्चन आएगा, व्हाई डिड इंडियाज पॉलिटिकल मैप चेंज, कि आपका ये जो पॉलिटिकल मैप है इंडिया का, ये है ना, ये चेंज क्यों होता रहता है, इसकी रीशेप शेप क्यों चेंज होती रहती है, यही क्वेश्चन बनेगा ना। ये देखो आपका टॉपिक का नाम ही यही है, तो ये क्वेश्चन बनेगा। क्यों, पहला आप लिखोगे कॉन्टिन्यूअस वॉर्स बिटवीन किंग्स, जो किंग थे आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे, ठीक है, उसकी वजह से। दूसरा, फॉरेन इन्वेजन्स थ्रू नॉर्थ वेस्ट, ये फॉरेन इन्वेडर्स जो नॉर्थ वेस्ट से आते थे लूटने के लिए, प्लंडर करने के लिए, या अपना शासन क्रिएट करने के लिए, अपनी किंगडम को सरहदें बढ़ाने के लिए अपनी, तो उसकी वजह से। तीसरा पॉइंट, डिक्लाइन ऑफ वीकर किंगडम्स, वीकर किंगडम्स बेचारी डिक्लाइन हो जाती थी, खत्म हो जाती थी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू किंगडम्स एंड एम्पायर्स, उसकी वजह से अब जो वीक है वो हार गया, तो नया राज्य बनेगा वो बड़ा होगा कि नहीं होगा, उसकी सरहदें बड़ी होंगी कि नहीं होंगी, उसकी टेरिटरी बड़ी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपने ये बस 4 पॉइंट याद रखने, इनको आप अपने हिसाब से, इन 4 पॉइंट्स को आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को देख करके आप क्वेश्चन को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। आपको बस यही 4 पॉइंट्स लर्न करने हैं। लर्न क्या करने हैं आपको, लर्न हो गए, बस ये इसकी ट्रिक है, क्या, वॉर, कि राजा लड़ते थे, वॉर होती थी। दूसरा, इन्वेडर्स आते थे, इन्वेजन करते थे, कहां से, नॉर्थ वेस्ट से, किस लिए, प्लंडर करने के लिए, प्लंडर वेल्थ। और दूसरा क्या करने के लिए, एक्सपैंड करने के अपना प्लंडर करने के लिए, हाँ, प्लंडर वेल्थ, और एस्टैब्लिश देयर ओन किंगडम, अपनी किंगडम को एस्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद कॉन्क्वेस्ट, मतलब कॉन्कर कर लेना, जीत लेना किसी को, है ना। तो वीकर किंगडम्स जो है उनको पावरफुल किंगडम्स जो है वो जीत लेती थी, और राइस हो जाना, मतलब राइस मतलब उनका किंगडम का राइस हो जाना, नई किंगडम, न्यू किंगडम्स एंड एम्पायर्स बन जाना, ठीक है। तो आप ये शॉर्ट निमोनिक जो है ये 4 पॉइंट्स ये लर्न रखोगे, क्या क्या, लड़ाई, वॉर, इन्वेजन, इन्वेडर्स का आना, ठीक है। तीसरा कॉन्क्विस्ट करना, और चौथा राइस ऑफ न्यू किंगडम्स, ठीक है, राइस ऑफ न्यू किंगडम्स। इन ही 4 रीजंस की वजह से हमारा जो पॉलिटिकल मैप है वो हमेशा चेंज होता आया है, ठीक है। अभी तक हमने क्या सीखा कि हमारा पॉलिटिकल मैप क्यों चेंज होता आया है। 4 पॉइंट से, कौन कौन से, वॉर, पहला लड़ाई लड़ना, दूसरा इन्वेडर्स का आना, तीसरा कॉन्क्वेस्ट करना, मतलब वीकर का डिक्लाइन हो जाना, और जो जीता है उसका राइस हो जाना, राइस ऑफ न्यू किंगडम, ठीक है। और इसकी हमने देखी ट्रिक, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे कि दिल्ली सल्तनत किस तरह से इंडिया में स्टार्ट होती है, ठीक है। तो रूट ऑफ इन्वेजन, पहले देखो इंडिया का मैप कुछ इस तरह का है उस टाइम पे, ठीक है, आपको थोड़ा अलग सा दिख रहा होगा, है ना। तो रूट ऑफ इन्वेजन मैंने आपको पहले भी बताया कि सेंट्रल एशिया, इंडिया का ये सेंट्रल एशिया है ऊपर सारा, और इंडिया का नॉर्थ वेस्ट हिस्सा जो है वहां से ये एंटर करते हैं, और दिल्ली पे और अजमेर पे अपना हक जमाते हैं। एंटर कौन करता है, एंटर तो करते हैं, बट एंटर कौन करता है, यस, मोहम्मद गोरी, ठीक है, कौन करते हैं, मोहम्मद गोरी, ठीक है, गोरी के नाम से आप याद रखेंगे। तो गोरी जो है, मोहम्मद गोरी जो है वो इंडिया में एंटर करते हैं फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट हिस्सा, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट साइड से इंडिया की, और सेंट्रल एशिया से ये आते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनकी जो डायनेस्टी थी, मतलब कहीं तो ये किंगडम राज करती होगी ना यहाँ सेंट्रल एशिया में, तो इनके जो किंगडम का नाम था गुरेज, ठीक है, द गुरेज एंड द राइस ऑफ सल्तनत। गुरेज कैसे आते हैं, गुरेज मतलब गुरेज किंगडम किस तरह से इंडिया में एंटर करती है और दिल्ली सल्तनत का स्टार्टिंग हो जाती है। तो गुरेज कहां से आए थे, गुरेज का फाउंडर कौन था, मोहम्मद गौरी, ठीक है, ये रूलर है इनका मोहम्मद गौरी। तो ये इंडिया में यहां से एंटर करते हैं, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट साइड से,
फ्रॉम द 11th सेंचुरी रूलर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया इन्वेड। 11th सेंचुरी से ही हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था कि इन्वेडर्स जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में इन्वेड आना शुरू हो जाते हैं। उनमें से गुरेद एक है जो पावरफुल डायनेस्टी थी उस टाइम की यहाँ सेंट्रल एशिया में। गुरेद, क्या? गुरेद, ठीक है। तो गुरेद में मोहम्मद गोरी जो हैं उनके रूलर जो हैं वो इंडिया में काफी टाइम आते हैं। 1191 में वो क्या करते हैं, यहाँ के इंडिया के एक राजा हैं, किंगडम है यहाँ पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। उनको बैटल ऑफ तरेन में वो हरा देते हैं। पहले फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन होती है, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, चौहान डायनेस्टी के ये राजा थे पृथ्वीराज चौहान। कैसे याद रखेंगे? पृथ्वी, है ना, इंडिया की पृथ्वी पे आ रहे हैं ना ये लोग, है ना। और पृथ्वी को जीतने के लिए किसको हराएंगे? पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है। तो पृथ्वी पे आने के लिए इंडिया की पृथ्वी, पृथ्वी मतलब लैंड, लैंड पर आने के लिए पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी जो गुरेद के किंगडम के रूलर थे वो हरा देते हैं बैटल ऑफ तरेन में, ठीक है। और फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन हो जाती है। उसके बाद आपको ये बैटल्स याद नहीं रखनी, ईयर्स याद नहीं रखने, बस बैटल का नाम याद रखना कि कौन किसको हराता है। पृथ्वीराज चौहान को कौन हरा देते हैं? मोहम्मद गोरी, ठीक है, बैटल ऑफ तरेन में। उसके बाद सेकंड बैटल ऑफ तरेन होती है, दोबारा से लड़ाई होती है, सेकंड बैटल ऑफ तरेन। और जब सेकंड बैटल ऑफ तरेन होती है दोबारा से वो हराते हैं और फिर क्या है, दिल्ली और अजमेर पे अपना पूरा कब्जा कर लेते हैं। किस पे? दिल्ली पे और अजमेर पे पूरा कब्जा कर लेते हैं। कौन? गुरेद। गुरेद के रूलर कौन? मोहम्मद गोरी, ठीक है। मोहम्मद गोरी जब हैं वो क्या करते हैं, अब उन्होंने यहाँ पे अपनी यहाँ आ गए, ठीक है। उसके बाद उनकी मौत हो जाती है, ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है 1206 में, ठीक है। 1206 में 1206 में उनकी जब डेथ हो जाती है तो उनके ही जर्नल आप कह सकते हो ना, मतलब वो राजा थे उनके आगे जर्नल, ठीक है। उनके जो जर्नल थे कुतुबुद्दीन ऐबिक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबिक, ठीक है, ऐबिक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबिक जो हैं वो क्या करते हैं, दिल्ली सल्तनत, यहाँ पे राज अपना सिंहासन बना लेते हैं और दिल्ली पे राज करना शुरू कर देते हैं। अब दिल्ली सल्तनत का निर्माण हो जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन है? अब मोहम्मद गोरी नहीं लगा के आएंगे, ठीक है। कौन लगाएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबिक। वो सिर्फ आए थे यहाँ पे और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? मोहम्मद गोरी की। और उनके ही जो जर्नल हैं, ठीक है, तो वो स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत को। और दिल्ली सल्तनत कब स्टार्ट होती है? 1206 में। कब? 1206 में, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबिक जो हैं वो स्टैब्लिश कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत को। अब दिल्ली सल्तनत की आगे कितनी डायनेस्टीज चलती हैं? 5, ठीक है। कितनी? 5, ओके। अभी मैं आपको जस्ट रीड आउट करूंगी, उसके बाद मैं आपको निमोनिक की हेल्प से लर्न कराऊंगी, ठीक है। तो पहली थी आपकी ममलुक डायनेस्टी। ममलुक डायनेस्टी जिसको हम स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, ये पहली ही डायनेस्टी थी, राइट। और स्लेव डायनेस्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो थे मोहम्मद गोरी के, ये क्या थे, एक तरह के उनके अंदर काम करने वाले जर्नल थे, स्लेव थे, कहने का मतलब है। तो इसलिए इस डायनेस्टी का नाम स्लेव डायनेस्टी भी है, ठीक है। तो ये 1206 में स्टार्ट हो जाती है। ये स्टार्टिंग कब होती है, खत्म कब होती है, वो मैं सब आपको ट्रिक से लर्न करवाऊंगी। 1206 में और 1290 तक चलती है। इसके जो फाउंडर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबिक, है ना, ये पहला नाम तो आप याद कर ही चुके हो, ठीक है। उसके बाद आपकी ये जो नीचे स्टार वाले पॉइंट है ये भी आपको मैं लर्न करवाऊंगी। खिलजी डायनेस्टी आती है, सेकंड डायनेस्टी कौन सी स्टार्ट होती है? खिलजी, ठीक है। खिलजियों का नाम आपने मूवी में भी सुना हुआ है ना, खिलजियों का, है ना। तो इसके फाउंडर जो था, मतलब इसको स्टार्ट करने वाला जो था वो था जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, राइट। उसके बाद आती है आपकी तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी आपकी 1320 में स्टार्ट होती है और 1414 तक चलती है। और इसके जो फाउंडर थे, ये इनके फाउंडर्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, जिसने स्टार्ट किया इन डायनेस्टीज को। क्या नाम था उनका? खियाजुद्दीन तुगलक। नाम यहीं से, तुगलक डायनेस्टी है, तुगलक, खिलजी है तो खिलजी, ठीक है। तो खियाजुद्दीन तुगलक, ठीक है, ये सब लर्न में कराऊंगी।
फोर्थ आपकी साइयद डायनेस्टी आपकी 1414 में स्टार्ट होती है और 1451 में खत्म हो जाती है, और इसके जो फाउंडर हैं वो है जाकिर खान, ठीक है, जाकिर खान, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है लोधी डायनेस्टी आपकी 1451 में स्टार्ट होती है और 1526 में खत्म हो जाती है, और इसके जो फाउंडर थे वो थे बहलुल लोधी, ठीक है। और ये जो स्टार वाले पॉइंट है ये आपको लर्न रखने हैं कि इसका जब खत्म हो गई तो उसके बाद कोई तो डायनेस्टी शुरू, मतलब दिल्ली सल्तनत खत्म होने के बाद कोई तो नई डायनेस्टी शुरू हुई होगी इंडिया में, है ना। तो लास्ट रूलर जो है इनके वो कौन थे, इब्राहिम लोधी। किसके, लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर हमारे इब्राहिम लोधी थे, ठीक है। इब्राहिम लोधी को कौन डिफीट करता है, बाबर, है ना, मुगलों का राज आने लग पड़ा अब, ठीक है। तो बाबर जो हैं वो क्या करते हैं, इस इब्राहिम लोधी को हरा देते हैं, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत होती है, पानीपत की लड़ाई में बाबर जी जो हैं वो किसको, इब्राहिम लोधी को मतलब हरा देते हैं, डिफीट कर देते हैं, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और मुगलों का राज शुरू हो जाता है, फिर मुगल एम्पायर शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने कहा था आपको मैं लर्न करवाऊंगी ये सब कुछ, ठीक है। तो अभी मैं इसको थोड़ा इरेज करती हूँ, फिर मैं आपको लर्न करवाती हूँ, ओके। देखो बेटा, हम इसकी निमोनिक ट्रिक लर्न करेंगे, ट्रिक टू लर्न, ठीक है। ट्रिक क्या है, अब मॉम लुक, मम लुक को हम क्या कहेंगे, मॉम लुक, मम MUM की जगह MOM, मॉम लुक, LUK लुक, LOK इसका क्या है, मॉम लुक, what mom has to look, mom look खिलजी भैया एंड तुगलुक भैया, खिलजी एंड तुगलुक भैया, ये दो भाई हैं, एक तीसरा भाई बोल रहा है कि मॉम लुक खिलजी एंड तुगलुक शायद लूडो खेल रहे हैं, है ना, शायद, दिस इज शायद, लूडो खेल रहे हैं, लोधी को हम बोल रहे हैं लूडो, ठीक है, लोधी को हम बोल रहे हैं लूडो। मॉम लुक, ठीक है, मम लुक मतलब मॉम लुक खिलजी भैया एंड तुगलुक भैया शायद लूडो खेल रहे हैं, मैं यहां लिख देती हूँ मॉम लुक खिलजी भैया, खिलजी एंड तुगलुक शायद लूडो खेल रहे हैं ना, लूडो, आगे आप ये खुद से लिख लेना, खेल रहे हैं, कि मॉम ने बोला होगा शायद पढ़ने के लिए, और वो तीसरा बेटा जो है वो कहता है मॉम लुक खिलजी एंड तुगलुक शायद लूडो खेल रहे हैं, अंदर बैठ के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, शायद लूडो खेल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम याद करेंगे, मॉम लुक से हम करेंगे ममलुक, से ममलुक, ठीक है। खिलजी तुगलुक शायद मीन्स आपकी सैयद डायनेस्टी, ठीक है, सैयद, लूडो मतलब लोधी, ठीक है, लोधी, ठीक है, खेल रहे हैं, मॉम लुक खिलजी एंड तुगलुक शायद लूडो खेल रहे हैं अंदर बैठ के, ठीक है। तो मॉम कहती है अच्छा अभी इनकी खबर लेती हूँ, मैंने तो पढ़ने के लिए बिठाया था, ये चैप्टर पढ़ने के लिए बिठाया था, रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप, और ये लोग लूडो खेल रहे हैं, इनको तो लोधी पढ़ना था, ठीक है। चलो हो गया, इतना लर्न किया हमने, 5 डायनेस्टीज लर्न हो गई हमें, ठीक। अब ये स्टार्ट होती हैं, अब ऐसे ही लर्न करना हमने 12, 13, 14 एंड देन 15। कैसे लर्न किया हमने, जो इवन नंबर्स हमको 2 टाइम्स लिखना है और ऑड नंबर्स को 1 टाइम लिखना है, ठीक है। कैसे, 12 13 ऑड नंबर था, एक बार लिखा, 14 इवन नंबर है, 2 बार लिखा, 15 ऑड नंबर है, एक ही बार लिखा, ठीक है। अब देखो कैसे स्टार्ट होगा, पहले हम इनको फिल करेंगे, ठीक है, उसके बाद मैं आगे की डेट्स आपको अपने आप लर्न करवा दूंगी, ठीक है। अब हमें पता था ये 206 में स्टार्ट हुई है ना, 06 ये हमें लर्न है। अब बेटा ये 06 जो होता है आपका 06
और ये आपका 6। अगर मैं इसको उल्टा पढ़ूं, मतलब मैं उस साइड से पढ़ूं इसको, तो मैं इसको ऐसे नहीं पढ़ूंगी कि ये 9 0 है, राइट। 6 आपको 9 की तरह नहीं दिखता, राइट। अगर मैं इसको उल्टा करके पढ़ूं तो ये आपका 6 जो है ये उल्टा करो तो 9 है, 9 0, ठीक है। तो ये कहां, ये आ गई आपकी 9 0, ठीक है। 12 12 13 14 14 15 इतना हमने लर्न किया। अब आगे की डेट्स पढ़ रहे हैं। 06 हमें पता है स्टार्टिंग हुई थी, ये आ गया आपका 90। 13 में हम क्या करेंगे 20, 13, अब ये याद रखेंगे 20, बीच का नंबर 20, ठीक है। 14 14 ये तो बहुत इजी है, 14 14 लर्न रखना बहुत इजी है, राइट। उसके बाद आपका आ गया 14, देखो ये था 1 4, 4 के बाद क्या आता है बेटा 5 और फिर दोबारा से 1, कैसे याद रखेंगे 14 तो हमको याद है ना। 4 के बाद क्या आता है बेटा 5, कैसे, और ये लास्ट में 1 1, ठीक है, ये सेम, ठीक है। और ये 15 के साथ हम याद रखेंगे कि 15 26 को सब कुछ, ये 06 में स्टार्ट होता है और 26 में सब कुछ समाप्त हो जाता है, ठीक है। 06 में स्टार्ट होता है, 26 में सब कुछ, 6 दोनों, स्टार्टिंग भी 6 था, समाप्ति भी 6 में हुई है, ठीक है, खत्म होने की, ठीक है। बट आपको 26 लर्न रखना है। कितना लर्न रखा, ठीक है। अब ये 1206 से लेके 1290 तक चली है, राइट। ये 1290 से 1320, मतलब ये वाला खत्म हुआ ना, फिर 1414 तक, ये 1451 तक, ये 1451 टू 1526। एक बार मैं फिर से आपको बताऊंगी शॉर्ट फॉर्म में। ये आ गया हमारा 12 12 13 एक बार लिखेंगे, 14 14 एंड देन 15 भी एक बार, ठीक है। 06 हमें पता स्टार्टिंग है, इसका उल्टा कर दो तो 90 हो जाता है ना। उसके बाद 13 में हमने 20 याद रखा है ना, 14 14 हमें लर्न हो गया, और 14 के आगे वाला जो 14 था उसमें हमने क्या याद किया 1 4, 4 के बाद 5 एंड दोबारा से 1, ठीक है। और 15 ये 6 में स्टार्ट हुई है और ये 26 में खत्म हो गई है, ठीक है। और बाकी तो आपको इनकी यही लिखने आगे वाले दोबारा से, 1206 से स्टार्ट होके 1290 तक चलिए, 1200 1320 तक चलिए, यही नंबर मतलब आपको यहाँ लिखने हैं, 1414 तक, 1451 तक, ठीक है। और ये तो आपको याद ही है कि स्टार्ट किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे, यस, जर्नल ऑफ मोहम्मद गौरी, ठीक है। मोहम्मद गौरी जो थे वो थे इन्वेडर आने वाले, ये इनका जर्नल था। उसके बाद इसने दिल्ली सल्तनत 1206 में स्टार्ट कर ली, ठीक है। कुतुबुद्दीन, ये खिलजी जो है, ये यहाँ से खिलजी से ही आपको पता चल जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। उसके बाद तुगलुक का, यह तुगलुक है, खियासुद्दीन तुगलुक। सैयद डायनेस्टी का आपको याद रखना है जाकिर खान, ठीक है, बस ये याद रखना आपको जाकिर खान। लोधी डायनेस्टी का बहलुल लोधी, बस इसका ये लास्ट रूलर आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक है, इब्राहिम लोधी। उसको किसने हराया था, बाबर ने हराया था। इसके अलावा आपको ये नाम और याद रखना है इल्तुमिश का। इल्तुमिश जो है वो 1211 में आते हैं, मतलब 1206 में ये स्टार्ट हो जाती है, उसके 5-6 साल बाद आगे 1211 में ये इल्तुमिश आते हैं, ये रूलर बन जाते हैं, और इनको सही में फाउंडर कहा जाता है ममलुक डायनेस्टी का। रियल फाउंडर तो वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ही है, बट इनको भी रियल फाउंडर कहते हैं, इल्तुमिश को। तो आपने इन 5 डायनेस्टी के रूलर्स तो आपको याद रखने हैं, इसके अलावा आपको इल्तुमिश का नाम याद रखना है फर्स्ट में, और लास्ट में आपको इब्राहिम लोधी का नाम याद रखना है, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। थोड़ी साउंड आ रही होगी बिकॉज बाहर रेन हो रही है, ठीक है, और मैं शूट कर रही हूँ। देखो एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत कैसे एक्सपैंड होती जा रही है। हमें बड़ी 5 डायनेस्टीज हैं, वो यहाँ मिडल भी नहीं कह सकते, यहाँ दिल्ली में आके अपना हक जमाती हैं, और धीरे धीरे नीचे की तरफ साउथ की तरफ एक्सटेंड होती जा रही है, फैलती जा रही हैं। और जो हमने पहले अपने बिफोर दिल्ली सल्तनत से पहले जो किंगडम्स पढ़ी थी इतनी सारी है ना, उनकी ट्रिक्स याद की थी हमने, वो सारी किंगडम्स जो हैं वो धीरे धीरे इन राजाओं को ये हरा करके वॉर कर करके है ना, तो ये अपने आप को नीचे साउथ की तरफ एक्सटेंड कर रही है, मतलब ये पूरे इंडिया में छा जाते हैं, ठीक है।
यहाँ सारा ईस्ट सारा, ठीक है, साउथ का काफी हिस्सा, ठीक है। तो अंडर अलाउद्दीन खिलजी, ये हमारी खिलजी जो थे, मैंने आपको ट्रिक पढ़ाई, क्या पढ़ाई मैंने ट्रिक आपको, ममलुक, है ना, ममलुक मतलब ममलुक, पहली डायनेस्टी जो आपकी रही है ममलुक। मॉम किसको देख रही है, खिलजी भैया को, और किसको, तुगलुक को, है ना, तुगलुक भैया को क्या बोल रही है, शायद वो क्या कर रहे हैं, शायद वो क्या कर रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, है ना। तो ममलुक, खिलजी, तुगलुक, सैयद और लोधी डायनेस्टी, ये हमने डायनेस्टीज 5 पढ़ी। इनके जो राजा हैं खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो है, इन्होंने काफी सल्तनत को, मतलब दिल्ली सल्तनत को काफी मैक्सिमम रीच एक्सटेंड साउथ तक काफी इन्होंने इसको एक्सटेंड किया, ठीक है। उसके बाद जो तुगलक आते हैं, तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ऑल्सो ट्राई टू एक्सपैंड द एम्पायर, इन्होंने भी काफी हद तक एम्पायर को कोशिश की कि उसको बढ़ाने की, बट मैनी ऑफ हिज प्लान्स फेल, वो बहुत अच्छे अच्छे प्लान बनाते थे बट यूजुअली वो फेल हो जाते थे उन प्लान्स को बनाने में, बट इन्होंने भी काफी। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन फेल हो जाता था अपने प्लान्स में, तो आप याद रखोगे ये तुगलक भाई, आपका दूसरे नंबर का भाई है ना आपका तुगलक, ये फेल हो जाता था, ठीक है। इसके प्लान्स बहुत अच्छे होते थे, काफी अच्छे एनरिच्ड प्लान होते थे, नो डाउट, मतलब वो उनको सही से, मतलब उसको उसके अनुसार करवा नहीं पाता था वो, ठीक है, प्लान अच्छे होते थे इसके, ठीक है। उसके बाद क्या है, 15th सेंचुरी में लगभग नियर अबाउट, है ना, 1526 में हमें पढ़ा था कि ये खत्म हो जाती है ये दिल्ली सल्तनत, है ना। तो बाय द 15th सेंचुरी के पास दिल्ली सल्तनत बिकेम वीक होती जाती है दिल्ली सल्तनत ड्यू टू इंटरनल प्रॉब्लम्स, अंदर की कुछ प्रॉब्लम्स चल पड़ती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये दिल्ली सल्तनत जो है वो वीक हो जाती है। अब देखो दिल्ली सल्तनत को इतना एक्सपैंड कराने के लिए इनका एक एकता सिस्टम था, जो हम कह सकते हैं आपकी बैकबोन आपको सीधा रहने में मदद करती है, बिना बैकबोन के हम शायद खड़े नहीं हो पाते, ठीक है। तो एकता सिस्टम जो था, ये बैकबोन है दिल्ली सल्तनत की बैकबोन जो है वो कौन है, एकता सिस्टम। अब एकता सिस्टम था क्या, वो देखेंगे। एकता सिस्टम एक सिस्टम था जिसमें हम रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, इसमें जो सुल्तान था, मतलब किंग जो था, वो क्या करता था, एक इक्तादार, बहुत सारे इक्तादार होते थे, ठीक है, जो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू, और उस रेवेन्यू से वो क्या करते थे, मेंटेन करते थे अपनी आर्मी को, है ना। आर्मी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने दूसरे राजा को अगर हराना है तो आर्मी तो चाहिए आपको, ठीक है। तो इस इक्तादार जो इन्होंने रखे हुए थे, वो क्या करते थे, कलेक्ट करते थे रेवेन्यू को, और रेवेन्यू यानी टैक्स, ठीक है। तो टैक्स को कलेक्ट करते थे ये लोग, और उस टैक्स का कहाँ यूज किया जाता था, मेंटेन करने में आर्मी को, और कुछ पार्ट जो है वो सेंड किया जाता था रेवेन्यू का सुल्तान को, ताकि वो फोर्ट्स बना सके, फोर्टिफिकेशन कर सके, ठीक है, टॉम्स बना सके, ये सब कुछ कर सके, ठीक है, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब उस टाइम पे इकोनॉमी मतलब पैसा, हर राज्य को चलाने के लिए पैसा चाहिए बेटा, इकोनॉमी होनी चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमी ज्यादातर इनकी कहाँ से, पैसा जो है, मनी जो है इनकी, वो कहाँ से आती थी, पैसा, ये आपका पैसा, रुपया, है ना, ये रुपया बहुत जरूरी है ना। तो ये कहाँ से आता था, मोस्टली जो लोग थे वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, तो लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा आता था, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ये फील्ड से, ठीक है। तो लैंड रेवेन्यू जो था इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था, किसका, किंगडम का, ठीक है। ट्रेड एंड क्राफ्ट ऑल्सो फ्लरिश, उस टाइम पे ट्रेड और क्राफ्ट भी बहुत फ्लरिश हो रहा था, तो वहां से भी रेवेन्यू आता था, पैसा आता था टैक्स की फॉर्म में, ठीक है, पैसा लेते थे। सुल्तान जो है और वो कंट्रोल करता था प्राइसेस ऑफ गुड, ताकि इन्फ्लेशन ना हो सके। इन्फ्लेशन मतलब यस, कि आपकी वो ना आ जाए, इन्फ्लेशन को आप कह सकते हो कि महंगाई ना हो जाए कहीं, ठीक है। तो महंगाई को ठीक रखने के लिए, ज्यादा महंगाई हो गई तो लोग कैसे खरीदेंगे चीजें, है ना। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आपके जो सुल्तान हुआ करते थे, वो क्या करते थे, प्राइसेस, गुड्स के जो प्राइसेस हैं,
सामान के जो प्राइसेस है उनको इनडायरेक्टली चेक करते रहते थे ताकि महंगाई ना हो जाए, इन्फ्लेशन ना हो जाए। सोसाइटी किस तरह की थी उस टाइम पे? सोसाइटी जो थी वो इंटरैक्टिव थी, ठीक है, इंटरैक्शन थी डिफरेंट कल्चर्स की और एनरिच सोसाइटी रहती थी उस टाइम पे, ठीक है, डिफरेंट कल्चर्स के लोग वेल फ्लरिश कर रहे थे, ठीक है। आर्किटेक्चर जो है उस टाइम का, सुल्तान बहुत सारे मॉस्क बनाता था, टॉम बनाता था, फोर्ट्स बनाता था, क्योंकि उसको यहाँ से पैसे आते थे ना, ठीक है। तो इकतदार जो है वो उनको कुछ पार्ट तो आर्मी को मेंटेन करने में लगाता था और कुछ रेवेन्यू जो है वो किंग को आता था, सुल्तान को आता था, और सुल्तान उससे क्या बनवाता था? मॉस्क, ठीक है, टॉम्स, फोर्ट्स और यूज ऑफ आर्चेस, डोम्स एंड मिनरेट्स, ठीक है, ये सब कुछ होता था उस टाइम के। जो मेन है, आप देखो, आप कुतुब मीनार आपने अभी तक देखा हुआ है, ठीक है ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया है, ठीक है, अली दरवाजा, ठीक है, ये सब कुछ जो है ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। ये एक मॉस्क है बहुत फेमस है, ठीक है, ये उस टाइम का बना हुआ है दिल्ली सल्तनत के टाइम का। तो ये आपको कुछ आर्किटेक्चर में याद रखना है कि ये सब कुछ सुल्तान किया करते थे, ये सुल्तान बनाया करते थे, ठीक है। बेटा ये आपके दो एम्पायर हैं, ठीक है। जब हम ऊपर इंडिया के मैप में देखो, जब हम ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड को पढ़ रहे थे और नॉर्थ की बात कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ से इन्वेडर आते हैं, है ना, और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत बढ़ने शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये एक्सटेंड होने शुरू हो जाती है साउथ की तरफ, राइट। बट साउथ में ऑलरेडी पहले दो एम्पायर जो थे वो चल रहे थे, ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्पायर थे, ठीक है। एक था आपका विजयनगर एम्पायर, ये बिल्कुल यहाँ था, बिल्कुल साउथ में बॉटम की तरफ, और बीच में यहाँ पे इस एरिया में था आपका बहामनी सल्तनत चल रही थी, ठीक है। ये दो सल्तनत जो एम्पायर्स यहाँ चल रहे थे ये काफी स्ट्रॉन्ग थे और इनके आपस में बहुत कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत वॉर्स करते थे ये। ऊपर तो आपके दिल्ली सल्तनत के 5 जो रूलर्स हैं मीरवाइल वो चल ही रहे थे, ठीक है। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में ही दो, मतलब दो कोई सलाहकार थे, कोई दो आदमी थे, मैन थे, इन्हीं दिल्ली सल्तनत में हरिहरा और बुक्का दोनों भाई थे ये, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत को छोड़ के यहाँ बॉटम में आते हैं साउथ की तरफ, ठीक है, और अपना इंडिविजुअली एक नया एम्पायर खड़ा करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा हुआ, बट आपको क्या रखना है याद कि वाइल जब ऊपर दिल्ली सल्तनत चल रही थी, ठीक है, तो उस टाइम पे साउथ में आपका एक दो राज्य और चल रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग राज्य थे, एक था विजयनगर एम्पायर और दूसरा था बहामनी सल्तनत, ठीक है। ये आपका विजयनगर एम्पायर है, ये विजयनगर है, ठीक है, और ये आपका बहामनी है, ठीक है। अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेंगे कि ये क्या एम्पायर थे, ठीक है। अच्छा, विजयनगर एम्पायर, ठीक है, ये कब फाउंड होता है? 1336 में। आपको डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है कि इसको स्टार्ट किया था हरिहरा और बुक्का, ठीक है, ये दोनों ब्रदर्स थे, इन्होंने इस सल्तनत को, इस एम्पायर को स्टार्ट किया, ये इसके फाउंडर थे, ठीक है। लोकेटेड ऑन द साउदर्न बैंक ऑफ, बिल्कुल साउदर्न में है ना, साउथ में है ये, साउदर्न बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर इन कर्नाटका, कर्नाटका में ये तुंगभद्रा रिवर है यहाँ पे, ठीक है, कोई, तो वहां पे इनका राज्य लोकेटेड था। इनकी कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी कैपिटल जो है वो हम्पी है, क्या है? हम्पी, ठीक है, हम, तो विजयनगर, विजय है, देखो अब हम याद कैसे करेंगे, विजय क्या होती है कि हम विजेता है ना, वी आर द विक्टोरी, हमें विक्ट्री है कि हम विजयी हैं, है ना, हमें, हम है ना, हम्पी, हम ही विजयी हैं, हम ही, हम्पी की जगह क्या याद रखेंगे, हम ही विजय हैं, है ना, ठीक है। तो विजयनगर के एम्पायर के लोग जो हैं वो, इतना सब कुछ हो रहा था ऊपर दिल्ली सल्तनत में, फिर भी ये अपने आप को इंडिपेंडेंट रखा हुआ था इनके राजा ने, है ना। इन्होंने कभी दिल्ली सल्तनत को यहाँ अपने साउथ में खुद के ऊपर राज करने ही नहीं दिया, हमेशा ही इंडिपेंडेंट रहे। तो वो बोल रहे हैं हम ही विजयी, है ना, हम ही, हम्पी, ठीक है, हम ही हम्पी, हम्पी
विजय, ठीक है। इस तरह से हम इसकी कैपिटल को याद रखेंगे। कैपिटल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब ये जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। तो यहाँ एक ब्यूटीफुल सा टेम्पल जो है वो इन हरिहरा और बुक्का ने बनवाया था, ठीक है। तो इसलिए भी ये ये एक हिंदू किंगडम है, बड़ी बात है, ये एक हिंदू किंगडम है। और ये इनकी जो कैपिटल है हम्पी, जिसको हमने हम ही विजयी नाम से याद रखा, तो ये विजयनगर की आपकी क्या हो गई? कैपिटल हो गई। और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आगे क्या है? देवराया वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर। ये भी एक आपको याद रखना है, यहाँ की जो रूलर है सबसे ग्रेटेस्ट, ठीक है। ये काफी सल्तनत आपकी, ये जो आपकी एम्पायर है, हिंदू एम्पायर जो है, ये नियर अबाउट 200 ईयर्स चला है। काफी हद तक ये एम्पायर जो है ये किसी के कब्जे में नहीं रहा। 200 ईयर्स इंडिपेंडेंटली ये रहे हैं, ठीक है। तो 1509 टू 1529, देखो इस टाइम पे दिल्ली सल्तनत भी खत्म हो रही थी, है ना। लगभग 1526 में हमारी दिल्ली सल्तनत बिल्कुल खत्म हो जाती है। हमने पढ़ा था जब लोधी जो है हमारे वो फिनिश हो जाते हैं, है ना, इब्राहिम लोधी, ठीक है। तो ये भी 29 में खत्म हो जाती है। और ये इनका ग्रेटेस्ट रूलर जो है इनका वो है कृष्ण देव राय, ठीक है। तो ये भी वर्ड एक नाम जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है इनका, ग्रेट रूलर, क्योंकि वन वर्ड में आ सकता है। ओके, ऑन द अदर हैंड बहामनी सल्तनत जो है आपकी 1347, डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, फाउंडर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसने स्टार्ट की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। बहामनी नाम यहीं से पड़ा है, बहमन शाह, ठीक है। तो इसका नाम जो है वो क्या है? बहमन शाह, ठीक है। तो बहमनी सल्तनत, बहमन शाह, ठीक है। कैपिटल जो है इनकी गुलबर्ग, ठीक है, गुलबर्गा कहते हैं कई लोग। और बाद में इसको बिदर के नाम से भी जाना जाता है, इसी बहमन के नाम से, बिदर, बिदर, ठीक है। ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम थी साउथ में, क्योंकि साउथ में तो आपको पता है हमने कहा कि हिंदुओं का ही राज था, ठीक है, हिंदू किंगडम्स थी। और यही साउथ में एक लोती मुस्लिम इंडिपेंडेंट किंगडम थी, ठीक है। ये भी आप याद रखोगे कि एक लोती फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम थी ये साउथ की। इट इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ, अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स, आज के इंडिया के कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो इसके अंडर आते थे? वो थे आपके कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन आप देखेंगे दोनों का, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ क्या है? किंग वॉज द रियल अथॉरिटी। विजयनगर में किंग रियल अथॉरिटी था, और यहाँ भी बेटा सुल्तान ही हेड हुआ करता था, ठीक है। अच्छा, अब बेटा हमारी जो सपोज हमारी किंगडम, हमारी किंगडम कहने का मतलब है हमारी इंडिया जो है उसकी देखो, अब इतनी बड़ी किंगडम को इस तरह से नहीं चलाया जाता। कंट्री होती है, कंट्री जो है उसको डिवाइड किया जाता है स्टेट्स में, राइट। स्टेट्स को आगे डिस्ट्रिक्ट्स में, है ना, डिस्ट्रिक्ट्स को आगे आप टाउन्स, विलेजेस इनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो उस टाइम भी ऐसे ही हुआ करता था, कोई किंगडम होती थी, ठीक है, उसको आगे फर्दर डिवाइड, किंगडम को छोटे छोटे राज्यांश में, राजवाड़े जो होते थे राज्यांश में बांटा जाता था, और राज्यांश को तालुकास में, ठीक है। ये वर्ड जो है ये अलग वर्ड्स हैं, आज हम जो वर्ड यूज करते हैं ये अलग थे, ठीक है। तो आपको थोड़ा याद रखना है कि किंगडम जो होती थी उनको राज्याम में डिवाइड किया जाता था, और राज्यांश को फर्दर किस में? तालुकास में डिवाइड किया जाता था, ठीक है। और नायका सिस्टम, आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि नायका सिस्टम जो था ये फॉलो होता था उस टाइम पे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में हमने क्या याद रखा? यहाँ किंग रियल पावर है, किंगडम को फर्दर डिवाइड किया जाता है राज्यांश में, और राज्यांश को फर्दर किस में? तालुकास में, ठीक है। और नायका सिस्टम फॉलो होता था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सुल्तान जो है वो ही हेड होता था, किंगडम जो है उसको तरफ में, तरफ, ठीक है,
तरफ्स में डिवाइड होता था और यहाँ पे इक्ता सिस्टम चलता था। इक्ता सिस्टम हम ऊपर भी पढ़ के आए थे यहाँ पे, है ना, दिल्ली सल्तनत में, कि इक्ता सिस्टम किस तरह का सिस्टम होता था, जहाँ हम इक्तादार जो होता था वो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करता था। उस लैंड रेवेन्यू को हम किस में यूज करते थे, यस, अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए, और कुछ पार्ट जो है उसका वो किंग को दिया जाता था, सुल्तान को दिया जाता था, ताकि वो क्या कर सके, कुछ नई चीजों का निर्माण करवा सके। ठीक है, तो एकता सिस्टम यहाँ भी फॉलो होता है। यहाँ कौन सा सिस्टम फॉलो होता है बेटा, नयाका, 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 ठीक है, नयाका, ठीक है। इकोनॉमी एंड ट्रेड, इकोनॉमी, अब देखो हर राज्य को चलाने के लिए, अब 200 साल राज्य कर रहे हैं ये लोग, तो इकोनॉमी तो अच्छी ही रही होगी, है ना, ट्रेड करते होंगे ये लोग, इकोनॉमी मतलब पैसा, ठीक है। अब मेन ऑक्यूपेशन जो है एग्रीकल्चर है लोगों का, आज भी इंडिया में मेन ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर ही है, ठीक है, उस टाइम भी एग्रीकल्चर ही हुआ था, ठीक है। आगे देखो कंस्ट्रक्टेड टैंक्स, अब देखो एग्रीकल्चर है तो अब आपको एग्रीकल्चर को मेंटेन भी तो करना है, उसके लिए इरिगेशन के लिए, मतलब पानी सिंचाई के लिए आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट कराने पड़ेंगे टैंक्स, कैनाल्स फॉर इरिगेशन, है ना, आपको टैंक्स बनवाने पड़ेंगे, कुएं खुदवाने पड़ेंगे, और कैनाल, कैनाल क्या होती है आपकी नहरें, है ना, छोटी छोटी रिवर से डिस्ट्रीब्यूटरीज जो आप निकालते हो, ठीक है, नहरें आपकी, ठीक है, इरिगेशन के लिए। ट्रेड विद, अब ये ट्रेड किसके साथ करते थे, हमें ट्रेड भी बताना है कि किसके साथ करते थे, ये मतलब फॉरेन कंट्रीज, जो बाहर कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रेड करते थे, किस किस के साथ, अरब, अरबिया, अरब मतलब पर्शिया, ठीक है, पुर्तगाल और चाइना के साथ, ठीक है, इनके साथ ये ट्रेड करते थे। अच्छा, उसके बाद यहाँ का इकोनॉमी पढ़ो, यहाँ भी मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर है लोगों का। दे एनकरेज ट्रेड एंड क्राफ्ट, ये भी एनकरेज करते थे ट्रेड और क्राफ्ट, क्राफ्ट को, ठीक है, ये लोग भी ट्रेड करते थे किसके साथ, पर्शिया के साथ, अरेबिया के साथ और अदर कंट्रीज, मतलब कहने वाला लगभग इन्हीं के साथ ये भी ट्रेड किया करते थे। और आपको पता है ट्रेड करने के लिए यही तो इनके सी रूट्स है, यही इनके पोर्ट से, ठीक है, यहाँ से ये ट्रेड किया करते थे, ठीक है, व्यापार किया करते थे। अब देखो दोनों राज्य पास पास में हैं, दोनों अच्छे ग्रो कर रहे हैं, है ना, और दोनों एक ही जैसे ट्रेड कर रहे हैं, एक ही मेन कल्चर है, एग्रीकल्चर का ही काम कर रहे हैं, है ना, ट्रेड भी सेम कर रहे हैं। अब देखो मैं भी वही काम कर रही हूँ, आप भी वही काम कर रहे हो, है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा हमारे बीच में, है ना, मैं चाहूंगी कि मेरा सामान जो है वो ज्यादा मार्केट में बिके और इनका कम बिके, है ना, तो ये थोड़ा बहुत होता था, ठीक है, थोड़ा बहुत ही इनमें बहुत होता था, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है अब वो क्या था, ये यहाँ पे खत्म हो जाता है इनका। अब हम पढ़ेंगे इनमें कॉन्फ्लिक्ट क्या था। बोथ किंगडम्स फॉट मैनी वॉर्स टू कंट्रोल द फर्टाइल लैंड ऑफ कृष्ण तुंगभद्रा द्वाब, ठीक है, दोनों किंगडम्स जो हैं वो क्या करती हैं, बहुत सारी वॉर्स लड़ती हैं, बहुत ज्यादा वॉर, इनके बीच में लड़ाई होती रहती थी, ठीक है, किसके लिए, टू कंट्रोल द फर्टाइल लैंड ऑफ, ताकि मैं क्या कर सकूं, मैं फर्टाइल लैंड, किसकी फर्टाइल लैंड, कृष्ण तुंगभद्रा द्वाब की, आपको पता है तुंगभद्रा यहाँ पे आता था, ठीक है, और ये दोनों देखो मैंने यहाँ भी आपको बताया था कि ये कहाँ है, कर्नाटका के पास, है ना, देखो इनका भी कुछ हिस्सा कर्नाटका में है ना, तो देखो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, वो कहेगा कि कर्नाटका मैं पूरा ही ले लूं, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, एक रिवर है कृष्ण तुंगभद्रा द्वाब, ठीक है, द्वाब क्या होता है, ऐसी जगह जहां दो रिवर्स का मिलन हुआ है ना, वो लैंड जो है, क्योंकि आपको पता है जो भी रिवर्स की वजह से जो लैंड होती है वो फर्टाइल लैंड होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, ठीक है, तो ये कृष्ण तुंगभद्रा द्वाब को एक्वायर करने के लिए कि यह हमें मिल जाए और रिवर वाटर को हम ही यूज करें कैनाल सिस्टम में, ठीक है, ताकि इरिगेशन का पर्पस अच्छा हो सके, लैंड अच्छी हो सके, ठीक है, इसकी वजह से ये क्या करना चाहते थे कि दोनों ही चाहते थे कि एक चाहता था एक के पास होगा, दूसरा चाहता मैं छीन लूं, वो उसको छीनने नहीं देता, ठीक है ना, तो इसी तरह से लड़ाई होती रहती थी, ठीक है। कृष्ण तुंगभद्रा द्वाब, नीदर किंगडम कैप्चर द अदर कंप्लीटली, तो वॉर तो होती रहती थी बट कोई भी इनमें से किंगडम जो है वो दूसरी को कंप्लीटली नहीं जीत पाई कभी, ठीक है, ये नहीं है कि विजयनगर ने पूरा बहामनी
किंगडम को हथिया लिया, उनके राजा को बाहर निकाल दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बहामनी किंगडम ने विजयनगर एम्पायर पे पूरा अपना शासन कर लिया, ये पूरा अपने कंट्रोल में कर लिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, दोनों लड़ते थे। अब देखो दोनों लड़ते हैं, काफी टाइम लड़ाइयाँ चलती ही रहती थी इनकी, तो उसकी वजह से कैप्चर तो ये एक दूसरे को नहीं कर पाते थे, बट उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से खुद की पावर जरूर डिक्रीज हो जाती थी। ठीक है, अब देखो मैं लड़ती रहूंगी, हर रोज लड़ाई करूंगी, है ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे आर्मी का आर्मी जो है वो मर जाएगी, है ना, बहुत सारे वेपन्स जो है वो यूज में आएंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हर किंगडम जो है वो वीक होती चली जाएगी। ठीक है, तो वॉर की वजह से क्या होता था, दोनों किंगडम्स वीक हो गई। ठीक है बेटा, जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, अब हम साउथ में खत्म करके आए हैं अपना सारा। ठीक है, हम दोबारा से अब दिल्ली सल्तनत पे पहुंच जाते हैं। दिल्ली सल्तनत में हमने पढ़ा था कि लास्ट डायनेस्टी जो थी वो लोधी डायनेस्टी थी। उसमें जो इब्राहिम लोधी थे, उनको मुगल जो है, मुगल एम्परर कौन से, बाबर, बाबर ने इब्राहिम लोधी को डिफीट किया था, किसमें, बैटल ऑफ पानीपत में। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत में मुगल बाबर जो है, मुगल एम्परर, वो डिफीट करते हैं, है ना, और एक नींव रखते हैं, फाउंडेशन रखते हैं किसकी, मुगल एम्पायर की। मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है, दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है। मुगल आए कहाँ थे, सेंट्रल एशियन पीपल थे ये। ठीक है, ये भी सेंट्रल एशिया से ही आए थे और नॉर्थ वेस्ट की साइड से ही इंडिया में एंटर हुए थे। ठीक है, बाबर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी, बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है जिसको बोलते हैं बाबर नामा। ठीक है, ये तुर्की के रहने वाले थे, बेसिकली सेंट्रल एशिया के, तुर्की के, तुर्किश में। ठीक है, टर्किश जिसको आज हम कहते हैं। ठीक है, टर्किश, तो ये टर्की लैंग्वेज में ही इन्होंने अपनी जो है ऑटोबायोग्राफी बाबर नामा, जिसको इन्होंने नाम दिया बाबर नामा, वो उन्होंने लिखी है। ठीक है, अब मैं आपको ये इनकी रीन जो है, कैसे कैसे ये स्टार्ट हुई, वो मैं आपको लर्न कराऊंगी। बाबर सबसे पहले आए, उसके बाद उनके बेटे हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अब हम इसको थोड़ा ट्रिक की हेल्प से समझेंगे, कैसे हम लर्न रखेंगे इनको, तो मेरे साथ आपने देखना है। ट्रिक है आपकी, बाबू, बाबू हम अकबर को, ये को मैं थोड़ा इधर लिखूंगी, बाबू हम अकबर को जहान दिखाएंगे, जहान है ना, जहान मतलब दुनिया, जहान दिखाएंगे, हिंदी थोड़ी कमजोर है। ठीक है, बाबू हम अकबर को जहान दिखाएंगे, शाही औरंगजेब का। ठीक है, शाही औरंगजेब, यहां लिख देती हूँ, कोई बात नहीं, औरंगजेब का। ठीक है, तो हम मतलब आप समझ सकते हो कि आप किसी मुझे इलेक्ट कर लो कि मैं बाबू को बोल रही हूँ, बाबू हम अकबर को, अकबर कोई बेटा है। ठीक है, बाबू हम अकबर को जहान मतलब दुनिया दिखाएंगे, किसकी, जहान दिखाएंगे, शाही किसका दिखाना है, जो बहुत शाही औरंगजेब है उनका। ठीक है, तो हम ऐसे याद रखेंगे, बाबू हम अकबर को जहान दिखाएंगे शाही औरंगजेब का, कि बाबू हमने अपने अकबर को शाही औरंगजेब का जहान दिखाना है, बाबू हम अकबर को जहान दिखाएंगे शाही औरंगजेब का। ठीक है, तो बाबू, बाबू, बस आगे आर लगा दो तो बाबर। ठीक है, हम हिमा, बस आगे वाई ये लगा दो तो हुमायूं, अकबर तो ऑलरेडी है, जहान से जहान, आगे GIR जहांगीर, शाही में आई काट दो, शाह जहान, है ना, ये तो आप सब जानते हो, और औरंगजेब आपने ऑलरेडी लिखा है। क्या कैसे बनी ये, बाबू, ठीक है मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ये इतना इतना था, हमने आर लगाया था सिर्फ, बाबू, बाबर, हम हुमायूं, ठीक है, अकबर तो हमने पूरा ही लिखा था को, जहान, जहान तक है ना,
गिर तो हमने खुद से लगाया, ठीक है। शाही, शाही में हमने शाह रखा सिर्फ, ठीक है। और औरंगजेब तो हमने पूरा लिखा था। तो बाबू हम अकबर को जहान दिखाएंगे शाही औरंगजेब का, ठीक है। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है। इतना लर्न किया हमने। नेक्स्ट अब हमें इनकी डेट्स भी इंपॉर्टेंट है। डेट्स तो चलो मैं कराती हूँ आपको, उसके बाद देखो बाबर जो थे इनके मेन पॉइंट्स लिखे हुए मैंने यहाँ पे, जो आपको पेपर में पूछ सकते हैं। क्या है बाबर? फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, यही फाउंडर है मुगल एम्पायर के, है ना। हम बार बार पढ़ते आए हैं कि इन्होंने डिफीट किया था इब्राहिम लोदी को, है ना। बॉर्न बैटल ऑफ पानीपत, ये बैटल जरूर आपने लर्न रखनी है कि पानीपत की लड़ाई में इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था 1526, तब मुगल एम्पायर शुरू हो गया था। हुमायूं जो है उन्होंने, इनका एक याद रखना है कि हुमायूं के साथ क्या हो जाता है, जब हुमायूं इनके बेटे जो हैं वो राजगद्दी पे आते हैं तो कुछ टाइम के लिए 15 साल के लिए क्या हो जाता है, ये शेरशाह सूरी इनका हथिया लेता है, ठीक है। इनका किंगडम जो है वो मतलब कैप्चर कर लेता है, ठीक है। और फिर ये दोबारा से हुमायूं जो है अपना रीगेन करते हैं, अपने एम्पायर को दोबारा से रीगेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्शियन हेल्प, पर्शिया से हेल्प लेते हैं ये, और शेरशाह सूरी को दोबारा से हराते हैं, डिफीट करते हैं और अपना किंगडम जो है उसको रीगेन कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा अकबर। अकबर जो थे आपके ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर थे, ठीक है। इन्होंने अपने रीन के अंदर काफी वॉर्स के साथ काफी एक्सपैंड किया अपने एम्पायर को। मुगल एम्पायर बहुत एक्सपैंड हुआ एट द टाइम ऑफ अकबर, ठीक है। जहांगीर देखो ये बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मर थे। शाहजहां के बारे में हम जानते हैं सबने, उन्होंने ताजमहल को बिल्ड किया था, उन्होंने और भी बहुत ज्यादा चीजों का निर्माण कराया था, बट हम इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं। औरंगजेब देखो ये ग्रेटेस्ट मिलिट्री रूलर थे आपके, ठीक है। एम्पायर को काफी हद तक इन्होंने मैक्सिमम एक्सटेंट तक पहुंचा दिया था एम्पायर को उस टाइम पे, ठीक है। और क्योंकि ये फ्रीक्वेंट वॉर्स करते रहते थे, बहुत लंबी लंबी लड़ाइयां लड़ते थे, उसकी वजह से क्या हुआ, हिज लॉन्ग वॉर्स वीकेंड एम्पायर। आप बार बार आप लड़ते ही रहोगे तो आपका एम्पायर तो वीक होगा ना, है ना। नो डाउट आप एक्सपैंड कर लोगे अपने एरिया को, बट कहीं ना कहीं आपको भी कमी होती है ना। तो इसी वजह से मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करनी है, इंपॉर्टेंट है इनकी डेट्स, हमें डेट्स लर्न करनी है और मैंने आपको निमोनिक से करानी है। सबसे पहले हम लिखेंगे 15 15 15, 3 टाइम्स 15 लिखा, देन 16 16 एंड 16, ठीक है। ये इनके हैं, ठीक है, शाहजहां का 16, ठीक है। अब आपको पता है दो दो होते हैं, दो दो मतलब कि कब से स्टार्ट किया और कब खत्म किया। जब खत्म करता है तो दूसरा स्टार्ट करता है, ये सेम होते हैं, ठीक है ना। ये देखो ये सेम होते हैं, राइट। ये देखो हम एक एक लर्न करेंगे, एक तो खुद ब खुद हो जाएगी, है राइट। तो औरंगजेब का एक याद रखेंगे 16 और उसके बाद 17। हमने 3 बार 16 लिखा और एक बार 3 बार 15, 3 बार 16 और 17, ठीक है। अब हमें पता है जो हमारे बाबर जी थे उन्होंने 56 में स्टार्ट किया था, राइट। सॉरी 1526 में, क्योंकि तब उन्होंने उसको हराया था बैटल ऑफ पानीपत में, है ना। किसको? इब्राहिम लोदी को। और 26 में स्टार्ट किया। 26 के बाद देखो बेटा हम यहाँ पे जंप करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। एक को स्किप करके, एक को स्किप करेंगे। 26 के बाद हम कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पे हम 26 के बाद हम 56 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। 3 ऐड कर दो, 30 ऐड कर दो, ठीक है। तो हम 26 से 56, 556, ठीक है, 56। अब देखो यहाँ हमने एक स्किप किया था, अब 2 स्किप कर दो, है ना। एक स्किप किया था, अब 2 स्किप कर दो और यहाँ पे पहुंच जाओ आप। 56 के बाद यहाँ 56 से यहाँ 58 लिखोगे, राइट। क्या लिखेंगे? 56 के बाद 58, ठीक। और ये 07 तो हम लर्न रख लेंगे, ठीक। 707 ये तो लर्न हो ही जाता है। देखो 26 से हमने एक स्किप किया, 56 पे पहुंचे। 56 से हमने 2 स्किप किए, है ना, 2 स्किप किए थे इसलिए 2 ऐड कर दो तो 58। 56 में 2 ऐड किए तो 58। 58 से हम पीछे को जंप करें, ये देखो यहाँ हम कंप्लीट करके आ रहे हैं। पीछे हम जंप करें
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 28, राइट। 58 से 28, ओके, ये 28 पहुंच गए। उसके बाद देखो अब इसके पीछे भी तो लिखना है हमें, ठीक है। बाबर का देखो, जब बाबर से हम हुमायूं पे जाते हैं तो एच इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो एच का अगर हमने ये मिटा दूं तो ये क्या है 4, तो 4 ऐड कर दो। 26 में जब मैंने 4 ऐड किए है ना, ये 26 था, इसमें 4 ऐड किए तो कितने हो जाते हैं 30, राइट, 30 हो गए। बाबर से अकबर हमने याद किया और बीच में हुमायूं से 4 ऐड कर दिया तो 30 हो गए। यहां से हमने यहां जंप किया था 58 पे, 58 से हम पीछे आए 28 पे। बस अब एक डेट रह गई है हमारी 16 वाली, तो 16 वाली को हम कैसे याद करेंगे 16 605 से, 605 से, ठीक है। जैसे यहाँ 707 लर्न किया ना, 707, 7 तो ऑलरेडी था, आपने 07 लगाया, 707, राइट। यहाँ आप करोगे 605, ठीक है। लर्न कर लिया, हो गया लर्न। बस अब क्या करना है, इसको यहां लिखना है ना, इसको यहां लिखना है, इसको यहां लिखना है 1628 एंड देन 1658। हो गए लर्न सारे, ठीक है। तो आपने ट्रिक की हेल्प से इनको लर्न रखना है। कैसे, बाबू हम अकबर को जहां दिखाएंगे शाही औरंगजेब का, है ना, शाही औरंगजेब का क्या दिखाना है हमें अपने अकबर को, हाँ क्या दिखाना है अकबर को, हमने शाही औरंगजेब का महल वगैरह दिखाना है, जो भी है, ठीक है। अब हम मुगल्स के एक्सपैंड तो हो रहा है मुगल एम्पायर, वहां पे काम क्या चलते हैं, मतलब किस तरह का सिस्टम है वो जानेंगे अब। तो वहां पे सबसे ज्यादा जो है वर्क जो है वो अकबर जी ने किया हुआ है, ठीक है। तो मनसबधारी सिस्टम, तो उन्होंने एक मनसबधारी सिस्टम स्टार्ट किया, इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर, अकबर जी ने, ठीक है, मनसाबधारी, ठीक है। अंडर दिस सिस्टम नोबल्स जो थे, ऑफिसर्स, नोबल्स मतलब ऑफिसर्स, वर गिवन रैंक्स, उनको इस सिस्टम में जो ऑफिसर्स होते थे उनको एक रैंक दे दिए गए अलग अलग, ठीक है, कि जिनको हम बोलते थे मनसाब्स, ठीक है, मतलब अलग अलग मनसाब बना दिए, मनसाबधारी सिस्टम में उन्होंने ऑफिसर्स बना दिए, मनसाब्स बना दिए अलग अलग। अब इन मनसाब्स का क्या काम था, ये पेड अकबर जो थे इनको सैलरी पे करते थे इन मनसाब को, ठीक है। किस लिए पे करते थे, क्योंकि ये क्या करते थे, हर एक मनसाब को एक लैंड दे देते थे, ठीक है। कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लैंड होती थी, मतलब नापी हुई लैंड होती थी, उन्होंने मेजर की होती थी लैंड को, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जागीर, मतलब हर लैंड देना, मतलब जागीर देना। हर मनसाब को, मनसाबदारी सिस्टम में अकबर जी अपने मनसाब को, ऑफिसर को, मनसाब को जागीर देते थे, लैंड देते थे, ठीक है, ताकि आप इस लैंड पे वर्क करवाओ और मुझे टैक्स प्रोवाइड करवाओ, ठीक है। क्या था, मनसाबदारी सिस्टम में अकबर जी ने अपने ऑफिसर्स को, अपने ऑफिसर्स का नाम डाल दिया मनसाब, ठीक है। ये मनसाब 1 2 3 10 से 10,000 तक थे ये मनसाब, ठीक है। 10 to 10,000 मनसाब, कैसे 10 11 12 13 ऐसे मनसाब थे। मनसाब्स को क्या दे दिया, जागीर, जागीर मतलब लैंड, ताकि वो उस पे लैंड पे काम करवाएं, एग्रीकल्चर करवाएं और बदले में रेवेन्यू दे, टैक्स दे, ठीक है। एक है उनका रेवेन्यू सिस्टम। अब रेवेन्यू सिस्टम, अब टैक्स तो आ रहा है, जागीर जो है, मनसाब जो है उस जागीर से ला लाकर टैक्स दे रहे हैं। अब उस पर भी तो कोई सिस्टम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि ऐसे ही बस आ गया किसी ने भी ले लिया कुछ भी, है ना। तो लैंड वाज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का मेन सोर्स क्या है, लैंड, लैंड मतलब मनसाब, राइट। लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड, अब हर सॉरी लैंड मतलब जागीर, ठीक है, गलती से बोल दिया, लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड। अब जो लैंड रेवेन्यू था वो फिक्स्ड था कि इतना ही होगा, ठीक है, ये नहीं है कि किसी को ज्यादा होगा किसी को कम होगा, लैंड रेवेन्यू जो था वो फिक्स था। और था कितना, कि आपको जो ये लैंड है इसका जो 1/3 है वो हिस्सा, मतलब जो भी इस पे आपने क्रॉप लगाई है उसका 1/3 हिस्सा जो है क्रॉप का 1/3 वो टैक्स पे करना है, ठीक है।
Usually 1/3 of the produce was taken as tax. अकबर इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड. उन्होंने मेजरमेंट ऑफ लैंड भी मैंने आपको बताया कि हर एक मनसाब को मेजर करके वो जागीर देते थे, लैंड देते थे, तो उन्होंने ये सिस्टम भी अपनाया था. ठीक है, आपको इतना सब कुछ नहीं लर्न करना, मेन पॉइंट्स जस्ट अपने दिमाग में बिठाने हैं. ठीक है. अच्छा, अब इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स कौन कौन से होते थे उनके. एक तो मनसाब हमने पढ़ लिया है ना, मनसाब मनसाबदारी सिस्टम से आए थे. मनसाब उनके ऑफिसर्स थे जो जागीर को, लैंड को देखते थे. उसके बाद उनके इम्पोर्टेंट ऑफिसर थे दीवान. दीवान क्या करते थे, इंचार्ज होते थे रेवेन्यू के. ये जो रेवेन्यू आ रहा है इसका इंचार्ज जो है वो कौन है, दीवान. ठीक है. उसके बाद बख्शी. बख्शी क्या है, इंचार्ज है आर्मी का इंचार्ज. ठीक है, आर्मी इंचार्ज, और उनको सैलरीज जो देनी है उसका भी इंचार्ज वही होता था. ठीक है, तो बख्शी का काम क्या है, बख्शीश प्रदान करना. बख्शीश मतलब सैलरी देना, इंचार्ज होता था ये सैलरी का. ठीक है, बख्शी. मीर समन कौन होता था, आपके इंचार्ज होता था रॉयल हाउस होल्ड का. ठीक है, जो शाही घर है, हाउस है शाही, ठीक है, वहां का इंचार्ज मीर समन. ठीक है, और काजी आप सब जानते हैं ये क्या है, इंचार्ज है जुडिशियल मैटर्स का. ये जुडिशियल मैटर्स जो हैं उनका इंचार्ज होते थे ये काजी. ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. मुगल एम्पायर जो है औरंगजेब के बाद, औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में. उसके बाद धीरे धीरे मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है. क्या लिखा है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर में, आफ्टर औरंगजेब डेथ इन 1707 द एम्पायर स्टार्ट डिक्लाइनिंग. औरंगजेब की मौत के बाद, डेथ के बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है. क्यों डिक्लाइन होता है, क्योंकि जो उसके सक्सेसर थे वो वीक थे. ठीक है, वो इतने काबिल नहीं थे कि वो इतने बड़े राज्य को संभाल सके, इतनी बड़ी किंगडम को. ठीक है, अब जो अकबर ने स्टार्ट किया था मनसाबधारी सिस्टम, जो मैंने आपको पढ़ाया, मनसाबधारी में मनसाब बनाए थे उन्होंने, जिनको उन्होंने जागीर लैंड दी थी ताकि वहां से रेवेन्यू आता रहे, तो वो भी वीक होना शुरू हो गया. अब जब सक्सेसर ही अच्छे नहीं है, वो ही वीक है, तो हर सिस्टम तो वीक हो गई ना ऑब्वियसली. तो मनसाबधारी सिस्टम भी वीक होना स्टार्ट हो गया. अब जब मनसाबधारी सिस्टम वीक हो जाएगा बेटा, तो जो आपके पीसेंट्स हैं, जो लैंड पे काम कर रहे हैं वर्कर, उन पे टैक्स बढ़ जाएगा, है कि नहीं. तो पीसेंट्स वर बर्डन विद हैवी टैक्स, तो उनके ऊपर वो काफी दब गए बेचारे लोग टैक्सेस से ही. ठीक है, क्योंकि मनसाबदारी सिस्टम ही वीक हो चुका था, फेल हो चुका था. ठीक है, तो पीसेंट्स पे बर्डन हो गया टैक्सेस का. ठीक है, फिर उसके बाद ये भी चल रहा था, तो इसके साथ साथ क्या होता है कि नादिर शाह आता है इंडिया में और दिल्ली में आकर के लूट करके दिल्ली को ले जाता है. अब जब कोई, आप पहले से ही वीक हो रहे हो, कोई उल्टा आए आपको लूट के ले जाए, आपका सोना, आपकी जितनी भी चीजें थी, ठीक है, आपको लूट लाट कर ले जाए, तो फिर आपका क्या हाल होगा, है ना. तो नादिर शाह जो था वो इंडिया में आता है 1739 में और दिल्ली को लूट के ले जाता है. ठीक है, उसके बाद ये भी नहीं, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, ये नाम भी आप याद रखोगे, अहमद शाह अब्दाली. तो ये तो इंडिया में बहुत बार आया. ठीक है, इसने बहुत बार आया और बहुत बार ये लूट के इंडिया को ले गया, क्योंकि इंडिया क्या थी, सोने की चिड़िया थी, यहाँ बहुत रिसोर्सेज थे, ट्रेजरी थी, अमीरी थी. ठीक है, इससे हमारी इंडिया बहुत गरीब हो गई. ठीक है, कहने का मतलब है मुगल एम्पायर जो है वो बहुत वीक होता गया. पहले नादिर शाह आया, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली बार बार आते हैं, इंडिया को लूट करके दिल्ली में और ले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर जो है अपनी पावर जो है कंप्लीटली लॉस्ट कर देता है और मुगल एम्पायर जो है इंडिया से खत्म हो जाता है. अब मुगल एम्पायर खत्म हो गया तो कोई तो राज करेगा, है कि नहीं. तो अब क्या है, राइज ऑफ रीजनल पावर्स. हर रीजन का, देखो इंडिया है ये आपका, ठीक है, यार है ना, ये आपका लेट कर लेते हैं, ये इंडिया है. ठीक है, ये आपका ईस्ट का हिस्सा, ये साउथ का और ये वेस्ट का. ठीक है, इंडिया में हर जगह हर रीजनल किंग्स हो गए. पहले पूरे पे किसका राज था, मुगलों का एम्पायर था. ठीक है,
यहाँ पे अलग रीजन में, यहाँ मतलब रीजनल किंग्स आ गए अब, ठीक है। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ, यहाँ सिख थे, ठीक है। सिख मेनली पंजाब के साथ ये पाकिस्तान का सारा हिस्सा, ठीक है, जम्मू कश्मीर का थोड़ा हिस्सा, ठीक है। तो ये सिख के अंडर आ गया। सिख जो थे वो पंजाब में, ठीक है। और इनका जो ग्रेट रूलर रहा है वो है महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह बहुत ग्रेट वॉरियर थे, बहुत अच्छे इंसान थे, ठीक है, बहुत ही ग्रेट सिख रूलर थे, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे महाराष्ट्र की तरफ, यहाँ पे आ गए आपके मराठास, ठीक है। मराठा, ठीक है, आप सबने नाम सुना हुआ है। इमर्ज इन द दक्खिन, ये दक्खिन की तरफ ये सारा आपका मराठाओं का आ गया। इनमें स्ट्रॉन्ग रूलर जो थे वो शिवाजी थे, शिवाजी, ठीक है। कौन? शिवाजी, राइट। उसके बाद आपके आगे जाट्स। जाट्स जो थे उनमें जो पावरफुल जाट था, हर एक का पावरफुल जरूर याद रखना आप लोगों ने। कौन था वो? सूरजमल। कौन? सूरजमल, ठीक है। और ये क्या थे? भारतपुर इनकी कैपिटल रही है। जाट्स की कैपिटल जो थी वो क्या थी? भारतपुर। उसके बाद आगे आपके राजपूत, ये जो आपके राजस्थान का हिस्सा आ गया। जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। जोधपुर, उदयपुर, ये सारा राजपूतों के अंडर आ गया, ठीक है। और अहोम्स, यहाँ असम की साइड, ये ईस्ट साइड अहोम्स थे, रूल्ड असम। अहोम्स रूल्ड असम, स्ट्रांगली रेसिस्टेड द मुगल्स। इन्होंने बहुत स्ट्रांगली रेसिस्ट किया था मुगल्स को, ठीक है, अहोम्स ने। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है यहाँ पे, ठीक है। हमने बहुत अच्छे से लर्न भी किया, साथ साथ में सीखा भी और लर्न भी करवाया मैंने आपको, ठीक है। आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।